अध्याय 2 नफरत और के बंधन बनाना। अगली दोपहर तक टार्ज़न को अपने उन साथी यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला जिनके मामलों में उसके निष्पक्ष व्यवहार के प्यार ने उसे धकेल दिया था। और फिर वह अप्रत्याशित रूप से रोकोफ और पॉलविच के पास ऐसे समय में आया जब बाकी सभी की तुलना में वे दोनों उसकी संगति की कम ही सराहना कर सकते थे। वे डेक पर एक जगह पर खड़े थे जो अस्थायी रूप से सुनसान था, और जब टार्ज़न उनके पास आया तो वे एक महिला के साथ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। टार्ज़न ने देखा कि वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी और उसका पतला, सुडौल शरीर युवा होने का संकेत दे रहा था, लेकिन चूंकि वह भारी घूंघट में थी इसलिए वह उसके चेहरे की विशेषताओं को नहीं पहचान सका। पुरुष उसके दोनों ओर खड़े थे और सभी की पीठ टार्ज़न की ओर थी, इसलिए वह उनके बहुत करीब था और उन्हें उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं चला। उसने देखा कि रोकोफ धमकी दे रहा था, महिला विनती कर रही थी, लेकिन वे एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे और वह केवल यह अनुमान लगा सकता था कि लड़की डर गई थी। रोकोफ के रवैये में शारीरिक हिंसा की धमकी इतनी साफ थी कि बंदर आदमी तीनों के पीछे एक पल के लिए रुक गया, सहज रूप से खतरे का माहौल महसूस कर रहा था। वो कुछ देर भी नहीं रुका था कि उस आदमी ने महिला की कलाई को जोर से पकड़ लिया, उसे इस तरह घुमाया मानो यातना देकर उससे वादा करवाना चाहता हो। अगर रोकोफ को अपनी मर्जी से काम करने दिया जाता तो आगे क्या होता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से काम करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बजाय स्टील की उंगलियों ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे बेपरवाही से घुमाया गया, ताकि वह उस अजनबी की ठंडी भूरी आंखों से मिल सके जिसने पिछले दिन उसे रोका था। सप्रेस्टी, क्रोधित रोकोफ चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मूर्ख हो कि तुम फिर से निकोलस रोकोफ का अपमान कर रहे हो? टार्ज़न ने धीमी आवाज में कहा, यह आपके नोट का मेरा जवाब है, महाशय। और फिर उसने उस आदमी को इतनी जोर से अपने से दूर फेंका कि रोकोफ रेलिंग से टकराकर गिर पड़ा। नाम का नाम, रोकोफ चिल्लाया, सुअर, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और अपने पैरों पर उछलते हुए वह टार्ज़न पर झपटा। इस बीच उसने अपनी कमर की जेब से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। निकोलस, वह चिल्लाए, मत करो, ऐसा मत करो, जल्दी करो महाशय, भागो, नहीं तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। लेकिन भागने के बजाय टार्ज़न उस आदमी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। खुद को मूर्ख मत बनाओ महाशय, उसने कहा। रोकोफ, जो अजनबी द्वारा किए गए अपमान से गुस्से में पागल हो चुका था, आखिरकार रिवॉल्वर निकालने में सफल हो गया। वो रुक गया था और अब उसने जानबूझकर इसे टार्ज़न की छाती के पास उठाया और ट्रिगर खींच दिया। हथौड़ा खाली चैम्बर पर एक निरर्थक क्लिक के साथ गिरा। बंदर आदमी का हाथ गुस्से में अजगर के सिर की तरह बाहर निकल आया। एक तेज रिंच हुआ और रिवॉल्वर जहाज की रेलिंग के पार दूर तक उड़ गया और अटलांटिक में गिर गया। कुछ देर तक दोनों आदमी एक दूसरे के सामने खड़े रहे। रोकोफ ने अपना संयम वापस पा लिया था। वह सबसे पहले बोलने वाला था। महाशय ने 2 बार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उचित समझा है जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। 2 बार उन्होंने निकोलस रोकोफ को अपमानित करने का बीड़ा उठाया है। पहले अपराध को इस धारणा पर अनदेखा कर दिया गया था कि महाशय ने अज्ञानता में ऐसा किया है, लेकिन इस मामले को अनदेखा नहीं किया जाएगा। यदि महाशय को नहीं पता कि निकोलस रोकोफ कौन है, तो यह आखिरी बेशर्मी यह सुनिश्चित करेगी कि महाशय के पास बाद में उसे याद रखने का अच्छा कारण होगा। टार्ज़न ने जवाब दिया, महाशय, तुम एक कायर और बदमाश हो, यही मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। और उसने लड़की से पूछा कि क्या उस आदमी ने उसे चोट पहुँचाई है, लेकिन वह गायब हो गई थी। फिर रोकोफ और उसके साथी की ओर एक नज़र भी डाले बिना उसने डेक पर टहलना जारी रखा। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि आखिर किस तरह की साजिश चल रही थी या उन दोनों लोगों की क्या योजना थी। जिस घूंघट वाली महिला को बचाने के लिए वह अभी आया था, उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसे काफी परिचित लग रहा था, लेकिन चूंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि उसने उसे पहले कभी देखा था। उसके बारे में एकमात्र चीज जो उसने विशेष रूप से देखी थी, वह थी रोकोफ द्वारा पकड़े गए हाथ की एक उंगली पर एक अजीबोगरीब कारीगरी की अंगूठी
और उसने उसके बाद मिलने वाली महिला यात्रियों की उंगलियों पर ध्यान देने का फैसला किया, ताकि वह उस महिला की पहचान कर सके जिसे रोकोव सता रहा था, और यह जान सके कि क्या उस आदमी ने उसे और परेशान करने की कोशिश की थी। टार्ज़न अपनी डेक कुर्सी पर बैठा था, जहां वह मानवीय क्रूरता, स्वार्थ और द्वेष के उन असंख्य उदाहरणों पर विचार कर रहा था, जो उसे जंगल में उस दिन से देखने को मिले थे, 4 साल पहले, जब उसकी नज़र पहली बार खुद के अलावा किसी अन्य इंसान पर पड़ी थी। चिकना, काला कुलोंगा, जिसके तेज भाले ने उस दिन काला, महान मादा वानर के प्राणों को खोज निकाला था, और युवक टार्ज़न से उसकी एकमात्र मां को छीन लिया था जिसे वह जानता था। उन्होंने चूहे के चेहरे वाले स्नाइप्स द्वारा किंग की हत्या को याद किया, एरो के विद्रोहियों द्वारा प्रोफेसर पोटर और उनके दल को त्याग दिया जाना, मबोंगा के अश्वेत योद्धाओं और महिलाओं द्वारा अपने बंदियों के प्रति क्रूरता, पश्चिमी तट कॉलोनी के नागरिक और सैन्य अधिकारियों की क्षुद्र ईर्ष्या, जिसने उन्हें सभ्य दुनिया से पहली बार परिचित कराया था। मॉन डियू, उसने एक आलाप किया, लेकिन वे सभी एक जैसे हैं। धोखा देना, हत्या करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, और यह सब उन चीज़ों के लिए जो जंगल के जानवर रखने की हिम्मत नहीं करते, कमज़ोर लोगों के स्त्रैण सुखों को खरीदने के लिए पैसा। और फिर भी वे मूर्खतापूर्ण रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं जो उन्हें उनके दुखी भाग्य का गुलाम बनाते हैं, जबकि वे इस विश्वास में दृढ़ हैं कि वे सृष्टि के स्वामी हैं और अस्तित्व के एकमात्र वास्तविक सुखों का आनंद ले रहे हैं। जंगल में कोई शायद ही किसी दूसरे के साथ अपने साथी के साथ रहने के दौरान एक तरफ खड़ा हो। यह एक मूर्खतापूर्ण दुनिया है, एक मूर्खतापूर्ण दुनिया है, और वानरों का टार्ज़न एक मूर्ख था जो अपने जंगल की आज़ादी और खुशी को त्याग कर यहाँ आया। कुछ देर बाद, जब वह वहाँ बैठा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, और जंगली जानवर की पुरानी प्रवृत्ति सभ्यता के पतले आवरण को तोड़कर बाहर आ गई, जिससे टार्ज़न इतनी तेजी से घूम गया कि उस युवती की आंखें जो चुपके से उसे देख रही थी, उसे नीचे उतरने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि बंदर आदमी की ग्रे आंखों ने सीधे उनमें एक खोजी नज़र डाली। फिर जब वे नीचे गिरी, तो टार्ज़न ने देखा कि अब आधे मुड़े हुए चेहरे पर लाल रंग की एक हल्की लहर तेजी से रेंग रही है। वह अपने बहुत ही असभ्य और अशिष्ट कार्य के परिणाम पर खुद ही मुस्कुराया, क्योंकि जब उसकी नज़र उस युवती पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें नीची नहीं की थीं। वह बहुत छोटी थी, और देखने में भी उतनी ही सुंदर थी। इसके अलावा, उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत परिचित लगा, जिससे टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गया, और जल्द ही उसे पता चला कि वह उठ चुकी थी और डेक से जा रही थी। जब वह गुजरी, तो टार्ज़न ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि वह उसकी पहचान के बारे में अपनी हल्की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कोई सुराग पा सके। नहीं, वह पूरी तरह से निराश था, क्योंकि जब वह चली गई तो उसने अपने एक हाथ को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर लटकते काले रंग के गुच्छे की ओर उठाया, एक अजीबोगरीब स्त्रियोचित इशारा जो उसके पीछे खड़ी मूल्यांकन करने वाली आंखों को पहचानता है, और टार्ज़न ने उसके हाथ की एक उंगली पर अजीब कारीगरी की अंगूठी देखी जिसे उसने कुछ समय पहले घूंघट वाली महिला की उंगली पर देखा था। तो यह वही खूबसूरत युवती थी जिसे रोकोव सता रहा था। टार्ज़न ने आलस से सोचा कि वह कौन हो सकती है, और इतनी प्यारी लड़की का उस रूखे, दाढ़ी वाले रूसी से क्या रिश्ता हो सकता है। उस शाम खाने के बाद टार्ज़न आगे बढ़ा, जहां वह अंधेरा होने तक दूसरे अधिकारी से बातचीत करता रहा, और जब उस सज्जन की ड्यूटी ने उसे कहीं और बुलाया तो टार्ज़न धीरे धीरे लुढ़कते पानी पर चांदनी की रोशनी का खेल देखने के लिए रेलिंग के पास सुस्ताता रहा। वो एक डेविड से आधा छिपा हुआ था, ताकि डेक के पास आने वाले 2 आदमी उसे न देख सके, और जब वे गुजरे तो टार्ज़न ने उनकी बातचीत को इतना सुन लिया कि वह उनके पीछे चला गया, ताकि वह उनका पीछा कर सके और जान सके कि वे क्या शैतानी कर रहे थे। उसने आवाज़ को रोकोव की आवाज़ के रूप में पहचाना था, और देखा था कि उसका साथी पॉलविच था। टार्ज़न ने कुछ शब्द ही सुने थे, और अगर वह चिल्लाती है तो तुम उसका गला घोंट सकते हो जब तक कि। लेकिन ये शब्द उसके अंदर साहस की भावना जगाने के लिए काफ़ी थे, और इसलिए उसने उन 2 आदमियों को नज़र में रखा, जब वे अब डेक पर तेज़ी से चल रहे थे। धूम्रपान कक्ष तक वह उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वे बस इतनी देर के लिए दरवाजे पर रुके, जाहिर है,
खुद को आश्वस्त करने के लिए कि जिसका ठिकाना वे स्थापित करना चाहते थे वह अंदर था। फिर वे सीधे सैरगाह डेक पर प्रथम श्रेणी के केबिनों में चले गए। यहाँ टार्ज़न को पहचान से बचने में अधिक कठिनाई हुई, लेकिन वह सफलतापूर्वक ऐसा करने में कामयाब रहा। जब वे पॉलिश किए गए लकड़ी के दरवाजों में से एक के सामने रुके तो टार्ज़न उनसे 1 दर्जन फीट की दूरी पर एक गलियारे की छाया में फिसल गया। उनकी दस्तक पर एक महिला की आवाज़ ने फ्रेंच में पूछा, कौन है? मैं ही हूँ, ओल्गा निकोलस, रोकोफ की अब जानी पहचानी आवाज़ में जवाब मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम मुझे सताना क्यों बंद नहीं करते, निकोलस? पतली सी पैनल के पीछे से महिला की आवाज़ आई। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। आओ आओ ओल्गा, उस आदमी ने कृपालु स्वर में आग्रह किया। मैं तुमसे सिर्फ आधा दर्जन शब्द पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, नहीं मैं तुम्हारे केबिन में घुसूंगा, लेकिन मैं अपना संदेश दरवाजे से चिल्लाकर नहीं दे सकता। टार्ज़न ने कैच को अंदर से निकलते हुए क्लिक की आवाज़ सुनी। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया ताकि देख सके कि दरवाज़ा खुलने पर क्या हुआ, क्योंकि उसे डेक पर कुछ पल पहले सुने गए भयावह शब्द याद आ गए, और अगर वह चिल्लाती है तो तुम उसका गला घोंट सकते हो। रोकोफ दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। पॉलविच ने गलियारे की दीवार के सामने खुद को सपाट कर लिया था। दरवाज़ा खुला। रोकोफ कमरे में आधा घुस गया और दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और उस महिला से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था जिसे टार्ज़न नहीं देख सकता था। तभी टार्ज़न ने महिला की आवाज़ सुनी जो समतल थी, लेकिन इतनी तेज थी कि उसके शब्दों को पहचाना जा सके। नहीं निकोलस, वह कह रही थी, ये बेकार है। तुम चाहे जितनी भी धमकी दो, मैं तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानूंगी। कृपया कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं है। तुमने वादा किया था कि तुम अंदर नहीं आओगे। ठीक है ओल्गा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ काम खत्म करूं, तुम 1000 बार चाहोगी कि तुमने एक बार में ही वह एहसान कर दिया होता जो मैंने मांगा था। अंत में मैं वैसे भी जीत जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे लिए परेशानी और समय बचा सकती हो, और अपने। कभी नहीं निकोलस, महिला ने बीच में टोका, और फिर टार्ज़न ने देखा कि रोकोफ मुड़ा और पॉलविच को सिर हिलाया, जो तेजी से केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ा। रोकोफ के पीछे से भागा, जिसने उसके लिए दरवाज़ा खुला रखा था। फिर बाद वाला तेजी से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया। टार्ज़न ने ताला खुलने की आवाज़ सुनी जब पॉलविच ने उसे अंदर से घुमाया। रोकोफ दरवाजे के सामने खड़ा रहा, सिर झुकाए, मानो अंदर मौजूद दोनों की बातें सुनना चाहता हो। एक गंदी मुस्कान उसके दाढ़ी वाले होठों पर आ गई। टार्ज़न को महिला की आवाज़ सुनाई दी जो उस आदमी को अपना केबिन छोड़ने का आदेश दे रही थी। मैं अपने पति को बुलाऊंगी, वह चिल्लाई। वह तुम पर कोई दया नहीं दिखाएगा। पॉलविच की व्यंग्यात्मक हंसी पॉलिश किए गए पैनलों के माध्यम से आ रही थी। पसा आपके पति को ले आएगा, मैडम, उस आदमी ने कहा। वास्तव में उस अधिकारी को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि आप अपने केबिन के बंद दरवाजे के पीछे अपने पति के अलावा किसी और आदमी का मनोरंजन कर रही हैं। बह, महिला चिल्लाई, मेरे पति को पता चल जाएगा। बेशक आपके पति को पता चल जाएगा, लेकिन पसा को नहीं, नहीं अखबार वालों को, जो किसी रहस्यमय तरीके से हमारे उतरने पर इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन वे इसे एक अच्छी कहानी मानेंगे, और आपके सभी दोस्त भी ऐसा ही सोचेंगे जब वे इसे नाश्ते के समय पढ़ेंगे। मैं देखूंगा, यह मंगलवार है, हाँ, जब वे अगले शुक्रवार की सुबह नाश्ते के समय इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, यह उन सभी की दिलचस्पी को कम करेगा जो तब महसूस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि जिस आदमी का मैडम ने सत्कार किया था वह एक रूसी नौकर है, बिल्कुल सटीक रूप से कहें तो उनके भाई का नौकर। एलेक्सिस पॉलविच, महिला की आवाज़ आई, ठंडी और निडर, तुम एक काया हो, और जब मैं तुम्हारे कान में एक निश्चित नाम फुसफुसाऊंगी तो तुम मुझसे अपनी मांगों और मेरे खिलाफ अपनी धमकियों के बारे में बेहतर सोचोगे, और फिर तुम जल्दी से मेरे केबिन से निकल जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम फिर कभी, कम से कम,
मुझे परेशान करोगे। और एक पल का सन्नाटा छा गया जिसमें टार्ज़न कल्पना कर सकता था कि महिला बदमाश की ओर झुक रही है और उसके कान में वो बात फुसफुसा रही है जिसका उसने संकेत दिया था। बस एक पल का सन्नाटा, और फिर आदमी की ओर से चौंककर एक कसम, पैरों की खटपट, एक महिला की चीख और सन्नाटा। लेकिन चीखना बंद ही हुआ था कि बंदर आदमी अपने छिपने के स्थान से छलांग लगा चुका था। रोकोफ भागने लगा, लेकिन टार्ज़न ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। दोनों में से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि दोनों को सहज ही महसूस हो रहा था कि उस कमरे में हत्या की जा रही है, और टार्ज़न को पूरा भरोसा था कि रोकोफ का यह इरादा नहीं था कि उसका साथी इतनी दूर तक जाए। उसे लगा कि उस आदमी के इरादे उससे कहीं ज्यादा गहरे थे, क्रूर, निर्मम हत्या से भी ज्यादा गहरे और भयावह। अंदर मौजूद लोगों से सवाल करने में संकोच किए बिना बंदर आदमी ने अपने विशाल कंधे को कमजोर पैनल पर फेंका और लकड़ी के टुकड़ों की बौछार में वह रोकोफ को अपने पीछे घसीटते हुए केबिन में घुस गया। उसके सामने एक सोफे पर महिला लेटी थी और उसके ऊपर पॉलविच था। उसकी उंगलियां सुंदर गले को पकड़े हुए थीं, जबकि उसकी शिकार के हाथ उसके चेहरे पर बेकार में वार कर रहे थे, उन क्रूर उंगलियों को बेतहाशा नोच रहे थे जो उसे जान से मार रही थीं। उसके प्रवेश की आवाज़ सुनकर पॉलविच अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जहां वह टार्ज़न को खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। लड़की लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठी हुई मुद्रा में उठी। उसका एक हाथ उसके गले पर था और उसकी सांसें छोटी छोटी उखड़ रही थीं। हालांकि वह अस्त व्यस्त और बहुत पीली थी, टार्ज़न ने उसे पहचान लिया कि वह वही युवती है जिसे उसने दिन में देखकर उसे घूरते हुए पकड़ा था। इसका क्या मतलब है? टार्ज़न ने रोकोफ की ओर मुड़ते हुए कहा, जिसे उसने सहज रूप से इस आक्रोश के भड़काने वाले के रूप में पहचाना। वह आदमी चुप रहा, भौहें सिकोड़ता रहा। कृपया बटन को छुएं, बंदर आदमी ने जारी रखा। हमारे पास जहाज के अधिकारियों में से एक होगा। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। नहीं, नहीं, लड़की अचानक अपने पैरों पर खड़ी होकर चिल्लाई। कृपया ऐसा मत करो। मुझे यकीन है कि मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था। मैंने इस व्यक्ति को नाराज कर दिया और वो खुद पर नियंत्रण खो बैठा, बस इतना ही। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, कृपया, महाशय। और उसकी आवाज़ में इतनी विनती थी कि टार्ज़न इस मामले पर जोर नहीं दे सका। हालांकि उसके बेहतर विवेक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ कुछ चल रहा है जिसके बारे में उचित अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा, तो फिर आप चाहते हैं कि मैं इस मामले में कुछ न करूं? कुछ नहीं, कृपया, उसने जवाब दिया। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि ये दोनों बदमाश आपको सताते रहें? वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे, और बहुत परेशान और दुखी दिख रही थी। टार्ज़न ने देखा कि रोकोफ के होंठों पर विजय की एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। लड़की स्पष्ट रूप से इन दोनों से डरी हुई थी। वह उनके सामने अपनी वास्तविक इच्छाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो फिर, टार्ज़न ने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से काम करूंगा। तुम लोगों से, उसने रोकोफ की ओर मुड़ते हुए कहा, और इसमें तुम्हारा साथी भी शामिल है। मैं कह सकता हूं कि अब से लेकर यात्रा के अंत तक मैं तुम पर नज़र रखूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी ऐसा कोई काम किया जो इस युवती को थोड़ा भी परेशान कर सकता है, तो तुम दोनों को सीधे मेरे सामने इसका हिसाब देना होगा, और नहीं यह बुलावा या हिसाब देना तुम दोनों में से किसी के लिए भी सुखद अनुभव होगा। अब यहाँ से चले जाओ। और उसने रोकोफ और पॉलविच को गर्दन से पकड़कर जबरन दरवाजे से बाहर धकेल दिया और अपने बूट के पंजे से उन्हें गलियारे में आगे की ओर धकेल दिया। फिर वह वापस स्टेटरूम और लड़की की ओर मुड़ा। वो उसे विस्मय से आंखें फाड़े देख रही थी। और मैडम, आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगी अगर आप मुझे बताएं कि क्या उन बदमाशों में से कोई भी आपको और परेशान करता है। महाशय, उसने उत्तर दिया, मुझे आशा है कि आपने जो अच्छा काम करने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपने एक बहुत ही दुष्ट और साधन संपन्न शत्रु बनाया है, जो अपनी घृणा को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको वास्तव में बहुत सावधान रहना चाहिए, महाशय। माफ कीजिए मैडम, मेरा नाम टार्ज़न है। महाशय टार्ज़न। और क्योंकि मैं अधिकारियों को सूचित करने के लिए सहमत नहीं थी,
इसलिए यह मत सोचिए कि मैं आपके द्वारा मुझे दी गई बहादुरी और वीरतापूर्ण सुरक्षा के लिए ईमानदारी से आपका आभारी नहीं हूँ। शुभ रात्रि, महाशय टार्ज़न। मैं आपके प्रति अपने ऋण को कभी नहीं भूलूंगी। और एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान के साथ जिसमें सुंदर दांतों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी, लड़की ने टार्ज़न को प्रणाम किया, जिसने उसे शुभ रात्रि कहा और डेक पर चला गया। ये बात उस आदमी को बहुत हैरान कर रही थी कि जहाज पर दो लोग थे, ये लड़की और काउंट डी कुए, जो रोकोफ और उसके साथी के हाथों अपमान सह रहे थे, और फिर भी अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं आने देंगे। उस रात सोने से पहले उसके विचार कई बार उस खूबसूरत युवती के बारे में आए, जिसके जीवन के उलझे हुए जाल में फंसने के बाद किस्मत ने उसे इतने अजीब तरीके से पेश किया था। उसे लगा कि उसने उसका नाम नहीं जाना है। वह शादीशुदा थी, यह उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर बंधी पतली सोने की पट्टी से पता चलता था। अनायास ही उसने सोचा कि वह भाग्यशाली आदमी कौन हो सकता है। टार्ज़न ने उस छोटे से नाटक में किसी भी अभिनेता को आगे नहीं देखा, जिसकी झलक उसे यात्रा के आखिरी दिन दोपहर तक मिली थी। फिर वह अचानक उस युवती के सामने आ गया, जब दोनों विपरीत दिशाओं से अपनी डेक कुर्सियों के पास पहुंचे। उसने उसे एक सुखद मुस्कान के साथ अभिवादन किया और लगभग तुरंत ही उस मामले के बारे में बताया जो उसने 2 रात पहले उसके केबिन में देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह इस विश्वास से परेशान थी कि उसने रोकोफ और पॉलविच जैसे लोगों के साथ उसके परिचय को उसके अपने व्यक्तिगत प्रतिबिंब के रूप में समझा होगा। मुझे विश्वास है कि महाशय ने मंगलवार शाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया है, उसने कहा। इस कारण मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। ये पहली बार है जब मैंने अपने केबिन से बाहर निकलने का साहस किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, उसने सरलता से निष्कर्ष निकाला। टार्ज़न ने जवाब दिया, कोई भी हिरन का मूल्यांकन उस पर हमला करने वाले शेरों से नहीं कर सकता। मैंने उन दोनों को पहले भी काम करते देखा था, अगर मुझे सही याद है तो तुम पर हमला करने से एक दिन पहले धूम्रपान कक्ष में, और इसलिए उनके तरीकों को जानते हुए मुझे यकीन है कि उनकी दुश्मनी ही उनके उद्देश्य की अखंडता की पर्याप्त गारंटी है। ऐसे लोगों को केवल नीच चीजों से ही जुड़ना चाहिए, सबसे अच्छे और श्रेष्ठतम से घृणा करनी चाहिए। आपने इस तरह से बात करके बहुत अच्छा किया, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने पहले ही ताश के खेल के बारे में सुना है। मेरे पति ने मुझे पूरी कहानी बताई। उन्होंने विशेष रूप से महाशय टार्ज़न की ताकत और बहादुरी के बारे में बात की, जिनके प्रति उनका मानना है कि वे बहुत आभारी हैं। आपके पति? टार्ज़न ने प्रश्नवाचक स्वर में दोहराया। हाँ, मैं काउंटेस डी कुए हूँ। मैडम, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि मैंने काउंट डी कुए की पत्नी की सेवा की है। हाय महाशय, मैं पहले से ही आपकी इतनी ऋणी हूँ कि मैं कभी भी अपना हिसाब चुकाने की आशा नहीं कर सकती, इसलिए कृपया मेरे ऋणों में और वृद्धि न करें। और वह उस पर इतनी मधुरता से मुस्कुराई कि टार्ज़न को लगा कि एक आदमी केवल उस मुस्कुराहट के आशीर्वाद को प्राप्त करने के आनंद के लिए उससे कहीं अधिक महान चीजों का प्रयास कर सकता है जो उसने हासिल की हैं। उस दिन वो उसे फिर से नहीं देख पाया और अगली सुबह लंदन की जल्दी में वो उसे पूरी तरह से भूल गया, लेकिन पिछले दिन डेक पर अलग होते समय उसकी आंखों के भाव में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। ये लगभग उदासी भरा था क्योंकि वे समुद्र पार करने की तीव्र दोस्ती की विचित्रता के बारे में बात कर रहे थे और जिस आसानी से वे हमेशा के लिए टूट जाते हैं। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे कभी दोबारा देख पाएगा।